हम लोग अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं वो कैसे जोड़ेंगे, और जो आरएमएस वैल्यूज हैं वो सिंपली आप अलजेब्राइकली नहीं जोड़ सकते। उसके लिए आपको बताया गया कि आरएमएस वैल्यू जोड़ने के लिए आपको फेजर डायग्राम यूज करना होगा। याद होगा आप लोगों को, पिछले क्लास में बताया गया था। आगे हम लोग उसके कुछ उस पर क्वेश्चंस करेंगे इसी सर्किट पे। एक चीज़ और पहले एलसीआर सीरीज सर्किट की एक चीज़ और देख लेते हैं, तब उस पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए हम लोगों ने एक एलसीआर सर्किट लिया है। आर हो गया, एल हो गया, सी हो गया, ये मान लीजिए वी नॉट साइन ओमेगा टी का एक सोर्स है। तो इसका फेजर डायग्राम बनाए थे हम लोग। तो कैसे बनाए थे? इधर की वैल्यू आई थी आर, इधर बनाए थे एक्सी, इधर बनाए थे एक्सएल, ठीक है। और अपना जेड का वैल्यू आ गया था रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। अब एक्सी बढ़ा कि एक्सएल बढ़ा है तो आपको क्वेश्चन से पता चलेगा, वहीं से दिख जाएगा। अभी हम लोगों को देखना है कि इसमें ये जेड की मिनिमम, फॉर मिनिमम जेड क्या होगा। मिनिमम जेड ए स्क्वायर है, वी स्क्वायर है, तो मिनिमम क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है ये क्वांटिटी। जेड मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए? एक्सी इक्वल होना चाहिए एक्सएल, एक्सी इक्वल एक्सएल होना चाहिए। इससे क्या होगा? आर जेड सबसे मिनिमम हो जाएगा, है ना। इन दिस केस जेड विल बी इक्वल टू कितना? आर, एंड दिस इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ जेड, आर। और जेड अगर मिनिमम हो गया तो जो आई का वैल्यू, आई का फंक्शन था, आई इक्वल होता था वी नॉट अपॉन जेड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या माइनस फाइव, जो भी था यहाँ पर। जेड मिनिमम हो जाने से क्या होगा? ये इसका जो एम्पलीट्यूड है, मतलब पीक करंट विल बिकम मैक्सिमम, है ना। पीक ये मैक्सिमम हो जाएगी, एंड दिस स्टेट ऑफ दिस सर्किट इज नोन एज रेजोनेंस, रेजोनेंस ऑफ एसी सीरीज सर्किट, इसको रेजोनेंस बोलते हैं। तो रेजोनेंस क्यों? रेजोनेंस अगर आप वेव में आपको याद होगा वेव में कैसे रेजोनेंस होता था। तो वेव में होता था कि जब किसी वेव की, जब किसी इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी होती थी नेचुरल, और बाहर से कोई दूसरी फ्रिक्वेंसी लाई जाती थी जो उसे मैच कर जाए, तो उस वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता था, बढ़ने लगता था। सेम चीज़ हो रहा है, आप जानते हैं। ऐसा कब हो रहा है? कब हो रहा है? जब एक्सी इक्वल टू एक्सएल हो रहा है, और एक्सी कितना होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी, और एक्सएल होता है ओमेगा एल। यानी कितना हो गया? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी हो गया, दैट इज ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी हो गया। ये एल और सी इस सर्किट की अपनी प्रॉपर्टी है। एल और सी इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, फिक्स है। एल और सी तो बदलता नहीं है। तो कहता है कि इस सर्किट की अपनी है, इसको हम बोलेंगे नेचुरल फ्रिक्वेंसी सर्किट की, 1 अपॉन रूट एल सी को। ये सर्किट की अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। अब अगर ये जो ओमेगा है, एल सी, ये किस सर्किट का? सी समथिंग फैराड, एल समथिंग हेनरी, ये तो फिक्स है, तो कोई बदल नहीं सकता। जो सप्लाई का जो ये ओमेगा है, ये ओमेगा कहाँ से आया? आपको याद आ रहा है? हम लोग लिए थे कि एक आर्मेचर होगा, एक कॉइल होगी जो ओमेगा से पहला दिन स्टार्ट कीजिए, याद कीजिए जब हमने एसी पढ़ना स्टार्ट किया था। तो एक आर्मेचर है, ओमेगा से घूमना चालू करता था। ओमेगा उसका एंगुलर वेलोसिटी होता था।
तो वो तो बाहरी सोर्स की वजह से सेट होता है, बाहरी सोर्स की वजह से वहां पर, बाहरी सोर्स से वहां पर फिक्स हुआ कि भाई ओमेगा इतना होगा। लेकिन जो एलसी है तो इस सर्किट का हुआ, तो कहता है कि जब ये ओमेगा √1/√LC के बराबर, इसको ओमेगा में नहीं रखते हैं, चलिए ओमेगा आपका सप्लाई का ही मान लेते हैं, बट जब वो ओमेगा 1/√LC के बराबर हो जाएगा तो ये स्थिति आ जाएगी कि ये वैल्यू बराबर हो जाएंगी और ये 0 हो जाएगा और जेड सबसे मिनिमम हो जाएगा और एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट बिकम्स मैक्सिमम, एंड दिस स्टेट ऑफ दिस सर्किट इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक बात है। ये 1/√LC अगर आपको याद आ रहा हो, हमने इंडक्शन में पढ़ा है LC ऑसिलेशंस, वहां पर होता था एक C होता था, एक L होता था, ओरिजिनेटिंग सर्किट होती थी जहां पर उनकी फ्रिक्वेंसी यही आती थी 1/√LC। तो रेजोनेंस के समय क्या कहें, इस सर्किट का भी जो 1/√LC नेचुरल फ्रिक्वेंसी है उतना ही अगर सप्लाई के सोर्स का फ्रिक्वेंसी हो जाए, एंगुलर फ्रिक्वेंसी मैच कर जाए, द पीक करंट बिकम्स मैक्सिमम, एंड दैट स्टेट ऑफ द सर्किट इज नोन एज रेजोनेंस इन AC सर्किट। यहां नोट कीजिए सब लोग, यहां तक नोट कर लिए होंगे, आगे नोट कीजिए। देखिए कि when the angular frequency of the source, voltage source, angular frequency of the voltage source becomes equal to the natural frequency, of the AC series circuit, ब्रैकेट में लिख दीजिए ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC, omega naught equal to 1/√LC, natural frequency of the series circuit. Then the impedance of the circuit, becomes minimum. Impedance of the circuit becomes minimum. Bracket में equal to R becomes minimum, due to which the peak current becomes maximum. इक्वल टू कितना, V0/R, ठीक है। आगे लिखिए, दिस स्टेट ऑफ द सर्किट इज नोन एज resonance of AC series circuit, ठीक है। फिर से लिखिए, एक हेडिंग लिखिए, आगे हेडिंग बना के लिखिए, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ AC series resonant circuit, properties of AC series resonant circuit,
ऐसी सीरीज रेजोनेंट सर्किट, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, नोट कर लिया जाए। क्या पहला प्रॉपर्टी, Z इज मिनिमम इज इक्वल कितना, R। सही बात। करंट कोई पूछे रेजोनेंस पे क्या क्या मैक्सिमम हो जाता था, करंट मैक्सिमम नहीं बोलना है, करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जाता है ना। तो आई नो पीक करंट बिकम्स मैक्सिमम इक्वल कितना सर, V नॉट अपन R। तीसरा बात, इधर लिखेंगे द सर्किट बिहेव्स एज, द सर्किट स्टार्ट्स, लिखिए द सर्किट स्टार्ट्स बिहेविंग एज, द सर्किट स्टार्ट्स बिहेविंग एज प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ऐसा लगेगा जैसे में इसमें R और C है ही नहीं, सिर्फ L और C है ही नहीं, सिर्फ R है। वैसे भी जब ये XC और XL कट जाएगा तो रिजल्टेंट सिर्फ R बच जाएगा, वही ZR हो रहा है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। फोर्थ पॉइंट, थीटा फेज एंगल इक्वल कितना, 0। प्योर रेजिस्टिव है ना, सिर्फ R बच गया तो V I एक दिशा में हो जाएगा, थीटा 0 हो गया, कॉस फाई कितना हो गया, 1, ये भी मैक्सिमम हो गया सर, पावर फैक्टर मैक्सिमम हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, मैक्सिमम पावर लॉस होगा, मैक्सिमम पावर लॉस होगा नहीं, जो एवरेज पावर लॉस होता था वो मैक्सिमम हो, कितना हो जाएगा, तो कैसे पढ़े थे, VRMS IRMS cos फाई, तो VRMS की जगह लिख देते हैं हम लोग V नॉट अपॉन √2, IRMS की जगह V नॉट अपॉन R, ये वाला IRMS बाई √2, दैट इज कितना होगा, V नॉट स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर। मैक्सिमम पावर लॉस हो रहा होगा इसमें सर्किट का मैक्सिमम पावर लॉस चल रहा होगा। एक और पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, जब ये दोनों बराबर हो गया, XC और XL बराबर हो गए, और आपको पिछले क्लास में पढ़ाया है कि इन दोनों का जस्ट फेज एक दूसरे का अपोजिट होता है, वैसे भी देखना एक +π/2 होता है, -π/2 होता है, तो फेज में भी अपोजिट हो गए और मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया। तो जो LC का, सॉरी L और C का, LC का दोनों का फेज अपोजिट होता है, और इस बार तो XL इक्वल XC हो गया है, रेजोनेंस में XL इक्वल XC हो गया है, तो क्या हो गया, इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो गया और फेज में जस्ट अपोजिट हो गए। तो इनकी क्रॉस अगर हम यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा दें तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसका रीडिंग 0 आ जाएगा, यहां से इसका रीडिंग 0 नहीं आएगा, इसका अलग 0 नहीं आएगा, बट इनके क्रॉस वोल्टेज का रीडिंग, हम वोल्ट मीटर का रीडिंग 0 आ जाएगा। वो क्यों, क्योंकि दोनों जस्ट अपोजिट फेज में है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी कितना है, सेम है। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ पिछले क्लास में आप अपना नोट्स देखिए, उसमें VR, VL, VC अलग अलग लिखवाया है, तो पढ़ाया गया कि फेज जस्ट उल्टा होता है। अगर आज मैग्नीट्यूड बराबर हो गया तो ऐसा समझिए मन में कि दो वेक्टर्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो फेज जस्ट एक 180 हो गया और मैग्नीट्यूड बराबर हो गया, तो रिजल्टेंट इनका वोल्टेज क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब इस पे टोटल 0 हो जाएगा तो सारा वोल्टेज यहीं लग जाएगा, किस पे, R पे। तो ये बात को लिखना चाहते हैं, लिखा जाए कि पोटेंशियल अक्रॉस L एंड C, पोटेंशियल अक्रॉस L एंड C
cancel each other. Potential across L and C cancel each other. So the net potential, net applied potential is obtained across the resistor R. Is obtained across the resistor R. इस R पे डायरेक्ट लग जाएगा, है ना. दैट आई कैन राइट दैट कि VR इज इक्वल टू V अप्लाइड और VL प्लस VC मिलकर क्या हो जाएगा, 0. ठीक है. तो ये हुआ हमारा जब कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, जब हमारा सर्किट रेजोनेंस पे हो जाता है. और इस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, देखा जाए. चलिए नोट कीजिए. देखिए पहले तो एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं इसको. ऐसा ये एग्जाम्पल आपने कॉपी में बनाइए. इस पे लिखा है V1. एक क्वेश्चन करना हम लोग को. V2 V3 3 वोल्ट मीटर्स लगे हैं ऐसे ऐसे. ठीक है. और यहाँ दिया हुआ है 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज ऐसा लिखा हुआ है. ठीक है. 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज. और यहाँ पे लिखा है 20 ओम. ठीक है. अब लिखिए क्वेश्चन. If the reading of voltmeter V2 and V3 is equal to 100 volt, is equal to 100 volt each, 100 volt each, then find the current through the circuit. बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करके बताइए सब लोग. कर लिया होगा आप लोगों ने, पॉज करके कर लिया होगा. बताइए क्या किया. कहा कि इसका रीडिंग 100 है, इसका रीडिंग 100 है, तो इसमें करंट बताना. तो जब ही दोनों इक्वल हो गया, ये पहचान है कि ये सर्किट हमारा रेजोनेंस में है. VL VC बराबर कर दिया. तो ये सर्किट जो हमारा रेजोनेंस में है, ये हम लोग पहचान लिए. अब जो रेजोनेंस में तो अभी पढ़ाई किया हम लोगों ने. अब रेजोनेंस में है तो जो अप्लाइड वोल्टेज है वो सीधे R पे लगा मिलेगा आपको. यानी इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 100 वोल्ट. अच्छा, ये 100 है क्या. जो अभी V0 sin ओमेगा t लिखते थे, तो ये 100 क्या है, 50 क्या है. तो ये बात आपको बताई गई है पहले ही क्लास AC में कि इसी सर्किट में जो कुछ आपको डाटा दिया जाएगा वो उसका RMS होगा. और आपसे पूछा जाएगा तो अभी आप RMS ही बताएंगे. जैसे इसमें पूछा है ना कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, मतलब आपसे क्या पूछ रहे हैं, RMS वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. इसलिए
हालांकि आर में से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो सीधे यहाँ पे 100 वोल्ट लग गया, तो 100/20 दैट इज कितना, 5 एम्पियर की करंट इसमें बह रही होगी। सिंपल, इससे पहचानेंगे, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है, करना है आपको, फिर से कीजिए सब लोग। ये दिया 200 और ये दिया है 150। बाकी डेटा वही है। V2 200 दिया है और ये 150 दिया है। आगे क्वेश्चन लिखने से पहले एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ समझ लीजिए, जहाँ सब लोग कंफ्यूज रहते हैं। कहता है कि क्या किसी भी एक के क्रॉस जो वोल्टेज है वो अप्लाइड से ज़्यादा लग सकता है। देख रहे हैं, यहाँ 100, यहाँ भी 200, तो ये पॉसिबल है। ये ऐसी सर्किट में चीज़ पॉसिबल है। आपको यहाँ से यहाँ का तीनों का जो सम होगा वो 100 आना चाहिए। 100 नहीं, मतलब उसे बराबर होना चाहिए। लेकिन किसी इंडिविजुअल का नेट ज़्यादा हो सकता है, रिजल्टेंट तो फिर समान आ सकता है, बिकॉज यहाँ वेक्टर है ना, ऊपर एक नीचे है। तो ये तो वेक्टर का क्वेश्चन हो गया कि क्या दो वेक्टर का सम करें, रिजल्टेंट उनका 10 आ रहा है, तो क्या उनमें से वो दोनों वेक्टर 10 से ज़्यादा हो सकते हैं? हो सकता है। एक 100 हो गया, एक 90 हो गया। तो 100 हो गया, 90 हो गया और अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो रिजल्टेंट 10 आ जाएगा। तो रिजल्टेंट से बड़ा वेक्टर तो हो ही सकता है, इसलिए ये बात ध्यान रखेंगे, वो बड़ा हो सकता है। हो गया, क्वेश्चन नोट कर लिया आपने। अब लिखिए फाइंड, बस ये 20 दिया है, 200 दिया है, 150 दिया है, ये रेल दिया है। फाइंड द करंट इन द सर्किट। फाइंड द करंट इन द सर्किट। करंट मतलब अगेन बताइए, करंट मतलब क्या पूछा? ये करंट मतलब पूछा वही बात, क्या? RMS वैल्यू। तो कीजिए, इसको बताइए कितना आएगा। यहाँ पॉज कीजिए और सॉल्व करके बताइए। हो गया होगा, सब लोग कर लिए होंगे, किया है सॉल्व। अभी सर्किट रेजोनेंस में नहीं है, बिकॉज ये दोनों का क्रॉस वोल्टेज बराबर नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, इन याद होगा तीनों का अगर RMS जोड़ना है तो अगर हम उसको फेजर डायग्राम जोड़ते हैं तो 100 आना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा इसका रीडिंग आ जाएगा R के क्रॉस का, और R के क्रॉस का पोटेंशियल आ गया, उसका हमको रेजिस्टेंस पता है, तब करंट निकाल लेंगे। ये मेथड फॉलो करने जा रहे हैं। उसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग कि ये वैल्यू हो गई कितनी, 20 वोल्ट बताना है हमको, ये वैल्यू हो गई V1 हमको बताना है। और ऊपर कौन बनाते हैं, नीचे कौन बनाते हैं, याद आया आपको? ये बोले थे ना कि ये करंट का है, तो वोल्टेज ऐसा नहीं बनाएंगे, वोल्टेज का करंट को उल्टा बनाते हैं। करंट में क्या होता था, कैपेसिटर में जब करंट लीड करती थी तो XC को बनाते थे, तो करंट लीड करती है इसलिए वोल्टेज लैग करेगा, इसलिए इधर बनाएंगे हम लोग, कैपेसिटर वाला नीचे बनाएंगे। कैपेसिटर कौन है, ये है, तो नीचे हो गया 150 और इंडक्टर का ऊपर बनाएंगे 200, और तीनों का वेक्टर सम कितना आना चाहिए, 100। तो अगला वेक्टर सम के लिए ये कर लिया तो ऊपर हो जाएगा, ये हो गया 50, यहाँ हो गया V1। अब देखिए, जो थियोरेटिकल क्वेश्चन मैंने आपसे कहा कि क्या हो सकता है, किसी एक क्रॉस अप्लाई से ज़्यादा हो सकता है, बट एक बात क्लियर होना चाहिए नहीं कि इन दोनों का रिजल्टेंट
इससे ज़्यादा अप्लाइड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कभी भी। इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने डिफरेंस, एक्चुअली डिफरेंस कभी भी अप्लाइड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस से अगर यही 100 से ज़्यादा हो गया तो दोनों का वेक्टर सम तो 100 से और ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इन दोनों की वैल्यू ज़्यादा ज़्यादा हो सकती है, बट इन दोनों का डिफरेंस कभी भी अप्लाइड वोल्टेज से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन होता है और बच्चे मैथ से लगते हैं सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको लॉजिक से समझेंगे। ये आपके सामने चीज लिखा हुआ, इंडिविजुअल ऑफ देम कैन बी ग्रेटर देन द अप्लाइड वोल्टेज बट देयर डिफरेंस ऑफ देयर आरएमएस वैल्यूज कैन नेवर ग्रेटर देन द अप्लाइड वोल्टेज। ओके सर, तो इन दोनों को जोड़ा जाए और रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, अप्लाइड के बराबर। सो हो गया 50 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर इक्वल टू 100 स्क्वायर। यहाँ से हम V1 निकाल देते हैं, तो V1 स्क्वायर हो जाएगा 100 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर, दैट इज कितना 150 इंटू 50, सम एंड डिफरेंस, तो सम हो गया 150, डिफरेंस हो गया 50। ये हमारा V स्क्वायर आ गया, V1 स्क्वायर आ गया, इसलिए I हो गया कितना V1 अपन R, V1 अपन R। ये कौन सी करंट निकल रही है, तो जो वोल्टेज यूज करेगा वो करंट निकलेगी। आपने वोल्टेज यहाँ यूज कौन किया है, आरएमएस वैल्यू, तो करंट भी आरएमएस वैल्यू आएगा। तो V1 हमारा आ गया कितना √2R, ये 100 बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर 75 हो जाएगा, है ना। 100 बाहर आ गया, 1R है 20, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू ला सकते हैं हम लोग, ये 25 बाहर ला सकते हैं, तो हो जाएगा 5√3/2 एम्पियर। तो इतनी आरएमएस करंट इसमें बह रही होगी, ठीक है। तो जरूर नहीं कि ये रेजोनेंस ही हो, रेजोनेंस है तो अच्छी बात, नहीं तो भी ऐसा हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखिए, लिखिए कि इन ए सीरीज LCR सर्किट, in a series LCR circuit, R is equal to 300 ohm, R is equal to 300 ohm, L is equal to L is equal to L is equal to 600 millihenry, 600 millihenry, and C capacitance C is equal to 5 microfarad. ठीक है, लिखा जाए पीक वोल्टेज, पीक अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू 500 वोल्ट, पीक अप्लाइड वोल्टेज इक्वल टू 500 वोल्ट, एंड ओमेगा इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू 1000 रेडियन पर सेकेंड, 1000 रेडियन पर सेकेंड। Then find पहला पार्ट Z, दूसरा पार्ट पावर फैक्टर, तीसरा बात पावर लॉस, एवरेज पावर लॉस, चौथा बात आर ये वोल्टेज सीधा
वोल्टेज, चलिए RMS लिख देते हैं हम, अक्रॉस R, L एंड C। ये क्वेश्चन करना है। चलिए सॉल्व कीजिए, सब सॉल्व कीजिए यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं सब लोग यहाँ पॉज करके सॉल्व किए होंगे और हम लोग दूसरे का सोल्यूशन मैच करा रहे हैं। चलिए पहले जेड निकालते हैं, इसी से पता चल जाएगा कि एक्सी कितना है, एक्सएल कितना है, इससे सर्किट रेजोनेंस में है कि नहीं भी पता चल जाएगा। तो पहले हम लोग वो निकाल लेते हैं, पहले जेड निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक्सी बोली कितना होता है, 1/ओमेगा/c। 1/ओमेगा कितना दिया है, 1000। सी दिया है 5 माइक्रोफैरड -6। कितना वैल्यू आ जाएगा ये, तो -6 से 3 यहाँ से खत्म हो जाएगा और 3 ऊपर चले जाएगा, यानी 1000 ऊपर चले जाएगा अपॉन 5 हो जाता है, टीसी हो जाएगा 200 ओम। एक्सी आ गया। एक्सएल निकाल लिया जाए, एक्सएल हो जाएगा ओमेगा एल, that is 1000 into L, that is 600 मिली हेनरी। यानी कितना हो गया ये खट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, सीधा हो जाएगा 600 ओम। बस तो यहीं से पकड़ में आ गया कि ये सर्किट रेजोनेंस में नहीं है, बिकॉज एक्सी और एक्सएल बराबर नहीं। ठीक है भाई, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा सर्किट रेजोनेंस में ही हो, कोई बात नहीं। अब जेड निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फेजर डायग्राम बनाएंगे। आर की वैल्यू 300 दिया हुआ है और एक्सी की वैल्यू आया कितना 200 और एक्सएल आया 600। यानी इसको सॉल्व करके इधर हो जाएगा 300, नीचे हो जाएगा 400। ठीक है, तो ये इधर की तरफ हो जाएगा कितना 500। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्या, जेड। जेड आ गया 500। और ये होता है क्या, फाई ये होता है, फाई ये वैल्यू होती है, इसलिए करंट क्या करेगी, लीड की लैग करेगी। तो यहाँ करंट लैग करेगी और cos फाई पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, cos फाई, फाई कितना होगा यहाँ से, cos फाई हो जाएगा 3/5। देख रहे हैं, cos फाई 3/5 बेस बाई हाइपोटेनस। 3/5 हो गया आपका, पावर फैक्टर 0.6 पावर फैक्टर हो गया। ठीक है, तो लोगों ने जेड निकाल लिया, पावर फैक्टर ने पावर लॉस निकाला जाए। बी पार्ट हो गया अपना, सी पार्ट पावर लॉस। तो पावर लॉस का फॉर्मूला VRMS IRMS cos फाई। VRMS कौन सा VRMS, अप्लाइड का। तो अप्लाइड का RMS ही कितना है 500 दिया, सिंपली ही दिया 500 है। अब IRMS के लिए क्या करेंगे, VRMS अपॉन जेड। IRMS इज VRMS अपॉन जेड, VRMS upon Z. VRMS is 500 and Z is also 500. VRMS is 500 and Z is also 500. VRMS, IRMS, cos phi is 0.6. ये हो गया हमारा कितना 300 वाट। 300 वाट का लॉस होगा एवरेज हमारा। पावर लॉस निकल गया। अब बचा हमारा वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट। ये मिटा लेता हूं मैं, आप नोट कर लिए होंगे। तीनों एलिमेंट के क्रॉस हमको वोल्टेज ड्रॉप बताना है LCR के अगेंस्ट। तो कैसे करेंगे,
तो एक तो अब तो बहुत सिंपल हो गया, IRMS पता है, और आपको एक बात बताया था कि अब जो इसका ओमेगा एल है, इसका जो एक्सी है, इसका एक्सएल है, वी कैन ट्रीट दैट वैल्यू एज द रेजिस्टेंस, और आप सीधा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम लोग VR लिखना तो क्या लिख दें, IR। अब ये क्या होता ना हम लोग को RMS वैल्यू, तो I की RMS वैल्यू यूज करेंगे। I की RMS वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर। कैसे पता चला, VR में सप्लाइड कितना है, 500, तो 500 अपन Z 1 है, तो IRMS 1 है, तो ध्यान रखते हो जाएगा 1 इंटू 300, जैसे 300 वोल्ट हो गया। VC RMS वैल्यू C का तो सीधे लिखेंगे IXC, IRMS यूज करेंगे बस। सो I की वैल्यू कितनी है, 1 है, और XC हम लोग निकाले हैं कितना, XC निकला है 200, ये 200 हो गया 200 वोल्ट। और इस तरीके से VL हो गया I इंटू XL, दैट इज 1 इंटू 600, दैट इज 600 वोल्ट। ये बात, इसमें कुछ लंबा नहीं खींचना है। IRMS इंटू R करेंगे तो VRMS आएगा। IRMS ऐसा है, अगर आप यहाँ पर पीक करंट यूज करते हैं तो पीक वोल्टेज आएगा, RMS करते हैं तो RMS आएगा, इंस्टेंटेनियस करंट यूज करते थे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आएगा। और इस वैल्यू दिक्कत में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसा आराम से लिख सकते हैं। और अगर ये तो RMS वैल्यू है, अगर हमको इनका इंस्टेंटेनियस लिखना पड़ गया तो अब फेज का ध्यान देना पड़ेगा। अब वो मैंने पिछले क्लास में अलग से LCR सर्किट में अलग से बताया, कैसे लीड कैसे लैग लिखते हैं, वो आपको बताया जा चुका है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये एक हमने क्वेश्चन किया जिसमें सब बात किया और रेजोनेंस भी नहीं था इसमें। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन नोट कीजिए सब लोग, क्वेश्चन एक नोट कीजिए। लिखिए तो, एट रेजोनेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू, एट रेजोनेंस क्वेश्चन है, एट रेजोनेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। Inductive reactance is equal to the resistance। हो गया, आगे लिखिए। It was also found that the maximum RMS current, the maximum RMS current in the series circuit, maximum RMS current in the series circuit was root 13 ampere, was root 13 ampere। ठीक है, लिखिए कि if we double the frequency, if we double the angular frequency, of the source, without changing any other parameter, find the new current in the circuit,
फाइंड द न्यू करंट इन द सर्किट। कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है सॉल्व। यहाँ पे पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। उम्मीद करते हैं सब लोगों ने सॉल्व किया होगा। हम लोग मिलकर देखा जाए आपने क्या सॉल्व किया, आप सही किया कि नहीं, एक बार सॉल्व करके देखा जाए। क्वेश्चन दिया है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रिएक्टेंस ऑफ क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज ओमेगा इंटू एल। एक बात तो ये दिया हुआ है, और दिया है कि इस वक्त जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस पे मैक्सिमम करंट बह रही है, करंट मैक्सिमम है। मैक्सिमम कब होगी, जब वहां पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा तभी तो मैक्सिमम होगी। सो आई मैक्सिमम दिया है आपको कितना, √13, और ये तभी होगा जब रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस होगा तो ओमेगा एल विल बी 1 ओमेगा XC, XL विल बी इक्वल टू कितना, XC, ये तो हो गई नहीं, और वो R के बराबर, यानी तीनों ही बराबर हो गए एक तरीका से। तो यहां से हम अब अपनी वैल्यूज निकाल सकते हैं। कहा I √13 है, तो जो VRMS जो अप्लाइड होगा अपान जो R होगा वही √13 होगा। क्यों? बिकॉज रेजोनेंस में सर्किट प्योर रेजिस्टिव हो जाती है और ये दोनों वोल्टेज कैंसिल हो जाते हैं, तो अप्लाइड वोल्टेज R पे लग जाता है। तो VRMS अप्लाइड अपान R इज √13। अच्छा, अब वो कहते हैं कि दे आर इंक्रीजिंग द एंगुलर फ्रिक्वेंसी बाय डबलिंग, डबल कर रहे हैं। तो बालक अगर ओमेगा डबल करेंगे तो ओमेगा एल डबल हो जाएगा, और XC कितना हो जाएगा और XL कितना हो जाएगा। R तो चेंज हो नहीं सकता, R तो जो था वही रहेगा, लेकिन XC और XL क्या हो जाएगा। अगर ओमेगा एल R है तो 2 ओमेगा एल कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, यानी XL कितना हो जाएगा, 2R। और यहां डबल करेंगे तो जो XC है आधा हो जाएगा, यानी XC जो है R/2 हो जाएगा, ये तो R ही रहेगा। कहता अब बताओ कि सर्किट कितना होगा, अब कितना करंट बह रहा हो। तो क्या करेंगे, यहाँ होगा R, ऊपर होगा R/2, नीचे होगा 2R। तो Z नया निकाल लिया जाए, तो Z कितना हो जाएगा, अभी इधर हो जाएगा R, इधर हो जाएगा 2R - R/2, दैट इज 3R/2। सही बात। तो अब ये हमारा नया Z आ जाएगा, यहाँ से नया Z आ जाएगा। Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो √R² प्लस 3R/2 का स्क्वायर, 9R²/4, दैट इज 13 √13R/2। नया Z आ गया। तो नया करंट कितना हो जाएगा, कहा कि ऑल अदर पैरामीटर्स रिमेनिंग द सेम, तो VR में सेम रखोगे और नया Z लिखोगे √13R/2। और हम लोग VRMS अपन R जो है, VRMS अपन R कितना है, √13 है। VRMS अपन R इज √13, सो दिस इज √13 अपॉन √13/2, तो 2 पर चला गया, दैट इज 2 एम्पियर। तो आंसर हुआ 2 एम्पियर।
ठीक है, ऐसे करेंगे। ओके इस पे और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अभी थोड़ी पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पहले एक और नई बात बता दें तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये जो हम लोग सर्किट सॉल्व कर रहे हैं हर बार ऐसे कर रहे हैं, इसमें एक रिजल्ट हम यहाँ होता है। एक पहले एक चीज़ और समझ लीजिए पहले, तब रिजल्ट बात करते हैं। ये ऐसी सर्किट जो यूज किया हम लोगों ने सीरीज था, बट पैरेलल भी तो हो सकता है, सर्किट पैरेलल भी तो हो सकती है। तो वो देख लेते हैं कि पैरेलल सर्किट होगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो लिखा जाए पैरेलल एसी सर्किट, पैरेलल एसी सर्किट। सीरीज में तो समझ में आ गया आपको कि आप फेजर डायग्राम बना ले रहे हैं, वहाँ से जेड निकाल ले रहे हैं, वहाँ से करंट निकाल ले रहे हैं। बट अगर पैरेलल होगा तो क्या करेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए आर हो गया, एल हो गया, सी हो गया, तीनों के क्रॉस एक हमने यहाँ पर सोर्स लगा दिया। आर हो गया, एल हो गया, सी हो गया, मान लीजिए हमने वी नॉट साइन ओमेगा टी का सोर्स लगा दिया। तो अब आप सोच लो कि क्या करना है, क्या क्या निकालना है, क्या क्या निकालना पड़ सकता है, सोच लीजिए भाई। सभी में हर एक में करंट कितना है, नेट करंट कितना है, यही सब। तो मैं इसलिए एक चीज़ बना दिया अभी कि आपको लगे इसमें कुछ नया तो है ही नहीं सर, क्योंकि अभी भी ये भी नॉट सेंटर सी के पर लगाई है, एल लगाई है और आर लगाई है। जब इसके पैरेलल लगा है तो हम आर में करंट निकालना है, तो हमसे क्या मतलब है कि एल जुड़ा है, ये वोल्टेज तो पूरा पूरा आर पे लगाई है, एल पे लगाई है, सी पे लगाई है, तो इंडिविजुअली हम निकाल सकते हैं। तो हम करंट निकाल रहे हैं, इसमें हम आई आर लिख देते हैं, यहाँ आई एल और यहाँ पर आई सी लिख देते हैं, और नेट करंट आपका तीनों को जोड़ के निकाल देंगे। तो ये तो आप ही लिख दोगे भाई, बोलो सब लोग अपने से लिखो तो अलग, आई आर कितना होगा, आई सी कितना होगा और आई एल कितना होगा, बताओ तो सब लोग अपने से नोट करो, तब मेरे साथ मैच कराओ। बोलो आई आर कितना होगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट तो क्या लिखोगे, वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी प्लस 0। याद आया मेरा बात, रेजिस्टिव सर्किट फेज सेम फेज, कैपेसिटिव वी नॉट अपॉन एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। याद आया, कैपेसिटेंस में करंट लीड करती है। अब एल में आ जाओ, इंडक्टर में आ जाओ, इंडक्टर में क्या लैग करेगी, वी नॉट अपॉन एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस 5/2। बस तो हो गया, तीनों करंट निकाल दिया आप। पावर लॉस बताओ, सर्किट पावर लॉस बताओ, तो क्या बताओगे, कहते ना सी में लॉस होगा नहीं, एल में लॉस होगा नहीं, सिर्फ किस में लॉस होगा, आर में लॉस होगा, और आर में लॉस होगा तो तुम्हारा प्योर ये रेजिस्टिव वाला लॉस लिख देना। तो कुछ ऐसा मुश्किल बात नहीं है। नेट करंट क्या हो जाएगा बालक, तो आई आर प्लस आई सी प्लस आई एल, ज्वाइंट रूल, यहाँ ज्वाइंट रूल लिख दिया, हो गया। अब यहाँ पे एक बात बताना है आपको, अब तो वैसे मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप सीधा इस तरह सब साइन कॉस करके सब जोड़ देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज तीन अलग होगा, ये माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, और तीनों का क्या है कि जो ये जो एम्पलीट्यूड है वो अलग अलग है, तो पहले दो जोड़ेंगे फिर तीसरे में जोड़ेंगे, थोड़ा सा काम करना होगा। उसका एक शॉर्टकट तरीका वो मैं बता देता हूँ आपको कि डायरेक्ट रिजल्ट हम लिख सकते हैं, मैथ से थोड़ा यहाँ बचने का तरीका बता देते हैं। अदरवाइज बात तो यही है, तरीका ये है फेजर तरीका। यहाँ पर भी हम सर्किट का जेड निकाल सकते हैं, सर्किट का जेड निकाल लेंगे, नेट जेड, और वी अप्लाइड पता है तो करंट निकल जाएगा।
तो उसके लिए क्या करना होगा कि ये पैरेलल में है ना, तो रेजिस्टेंस पैरेलल में तो सिंपल, सीरीज में तो R1 प्लस R2 ऐसा जोड़ लेते थे, बट पैरेलल में तो ऐसा नहीं होता है। तो पैरेलल में कैसे होता है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 1/R इक्वलेंट। वही ट्रिक लगाना है। क्या करना है, यहाँ पे 1 जोड़ देना है। जैसे यहाँ क्या होता था पहले R, तो यहाँ लिखोगे 1/R। यहाँ क्या होता था XC, तो यहाँ क्या लिखो 1/XC। नीचे XL होता था 1/XL लिखो। और फिर जब इनको जोड़ोगे बालक तो 1/R इक्वलेंट बने 1/Z इक्वलेंट आ जाएगा। समझे बात? तो कितना हो जाएगा यहाँ से, यहाँ हो गया 1/R। अब जो बड़ा होगा देख लेना, कौन x को जो बड़ा हो तो ये हिसाब से ऊपर बड़ा नीचे को तो देख लेना। मान लो मैं 1/XC ज़्यादा मान के कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/XC माइनस 1/XL। तो ये जो आएगा 1/Z आ जाएगा, 1/Z आ जाएगा। और ये तुम्हारा ये फाई आ जाएगा, क्योंकि तीनों को जोड़ो तो फेज भी कुछ बदलेगा। तो इस ट्रिग्नोमेट्री से बचने का शॉर्टकट तरीका हो गया, फाई आ गया यहाँ से और जेड भी आ गया। तो हम करंट, अगर हम करंट को डायरेक्ट लिखना चाहें नेट, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। क्या होना क्या चाहिए, जनरल तो यही होना चाहिए, V0/Z sin ωt प्लस फाई, यही तो होना चाहिए जनरल जो AC सर्किट का जो हम लिखते हैं। और यहाँ से हम 1/Z निकाल चुके हैं, तो हमको तो 1/Z नहीं 1/Z ही चाहिए भला। 1/Z इज इक्वल टू रूट ओवर कितना 1/R² प्लस 1/XC माइनस 1/XL का स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया, क्या निकल गया यहाँ से 1/Z आ गया। 1/Z पुट कर लेना और फाई निकल जाएगा। tan फाई निकालना हो तो दिस बाय दिस, cos फाई निकालना हो तो 1/R/1/Z, तो आराम से कर सकते हैं। तो ये तरीका हुआ लिखने का। अगर आप इस ट्रिग्नोमेट्री से बचना चाहते हैं तो ये शॉर्टकट तरीका लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे 1/ करना है, और मिलेगा भी 1/Z। 1/Z का भी एक फिजिक्स में नाम है, इसको बोला जाता है एडमिटेंस। इम्पिडेंस का रेसिप्रोकल को एडमिटेंस कहा जाता है। और यूनिट क्या होगा 1/ओम। बड़ी मजेदार है, MHO, ओम का उल्टा मो, MHO। 1/ओम होगा ना, तो ओम का उल्टा, ये यूनिट है एडमिटेंस का, ठीक है। इस तरीके से हम पैरेलल सर्किट सिंपल, आप चाहें तो इंडिविजुअल करंट अलग से लिख सकते हैं, पावर इंडिविजुअल निकाल सकते हैं, है ना। और अगर नेट लिखना हो तो आपको ऐसे शॉर्टकट लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है पैरेलल वाले में। पैरेलल में ये हो सकता है ना, क्या करे कि इसमें एक और मिला दे, L के साथ C मिला दे, यहाँ पे एक L मिला दे, ऐसा। तो ब्रांच वाइज तो सीरीज होगा ना, तो ब्रांच वाइज सॉल्व करके फिर नेट निकालेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग रुकते हैं लेक्चर को आज। वैसा जिसे मैं कह रहा हूँ वैसा क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग का नेक्स्ट क्लास से ही इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा। बातें ख़त्म हो गई हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए यहीं होल्ड करते हैं लेक्चर को। थैंक यू।